ओम शांति छात्रों, आज हम भारत की खोज का पहला पार्ट अहमदनगर का किला, दूसरा पार्ट तलाश और तीसरा पार्ट सिंधु घाटी की सभ्यता के विषय में पढ़ेंगे। पहले जान लेते हैं भारत की खोज पुस्तक के विषय में। छात्रों, भारत की खोज एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसकी रचना जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई है। इस पुस्तक की रचना सन 1944 में अप्रैल से लेकर सितंबर के बीच अहमदनगर की जेल में हुई। इस पुस्तक को नेहरू जी ने अंग्रेजी में यानी कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम से लिखा और बाद में इसे हिंदी और अन्य बहुत सारी भाषाओं में अनुवाद किया गया। नेहरू जी ने इसे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में 1944 में अहमदनगर के किले में अपने 5 महीने के कारावास यानी कि जब वो जेल में बंद किए गए थे के दिनों में लिखा था। यह 1946 में पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में नेहरू जी ने सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर भारत की आज़ादी तक विकसित हुई भारत की बहुविध समृद्ध संस्कृति, धर्म और जटिल अतीत की वैज्ञानिक दृष्टि से विलक्षण भाषा शैली में लिखा है। छात्रों, अब हम इसके पहले पार्ट इसका जो है वो अहमदनगर का किला उसके विषय में जानते हैं। नेहरू जी को बागवानी का बहुत शौक था। उन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा जिन जेलों में रखा गया वहाँ उन्होंने इस शौक को, अपने इस क्रेज़ को, इस रुचि को पूरा किया। अहमदनगर में भी उन्होंने बागवानी शुरू कर दी। बागवानी मतलब बगीचा लगाना, फूल पौधे वगैरह उत्पन्न करना। यहाँ की मिट्टी पथरीली तथा पुराने मलबों और अवशेषों से भरी हुई थी। अवशेष होते हैं बेटा जो पुरानी इमारतें गिर जाती हैं, उनके छोटे मोटे जो शेष मतलब उनका जो रह जाता है, उसका पार्ट जो रह जाता है उसको बोला जाता है। फिर भी नेहरू जी बागवानी के लिए परिश्रम करते रहते थे। उन्होंने ऐसा करते हुए वहाँ की मिट्टी को फूल उत्पन्न करने लायक बना दिया था। ज़मीन कितना अधिक उपजाऊ बना दिया था कि वहाँ पर फूल पौधे हो सके। नेहरू जी लिखते हैं कि इस पार्ट में नेहरू जी ने लिखा है कि अहमदनगर का इतिहास कोई बहुत पुराना नहीं है, ना ही उसकी कोई विशेष अहमियत है। वास्तव में जो ये अहमदनगर का किला है ये चांद बीबी नामक एक सासी महिला है, उसकी कहानी से ये प्रचलित है, यानी कि उसके नाम से ये जाना जाता है। इस महिला ने यानी कि चांद बीबी ने अकबर की शाही सेना के विरुद्ध अपनी सेना का नेतृत्व किया था, पर उसकी हत्या उसके अपने ही आदमी होते हैं ना, जो उनके विरुद्ध चले जाते हैं, साजिश रचते हैं, षड्यंत्र रचते हैं, तो उनके अपने ही आदमी ने उनकी हत्या कर दी थी। जब गांधी जी जेल में बागवानी करते हुए खुदाई करते थे तो उन्हें ज़मीन की सतह के नीचे, ज़मीन के काफ़ी नीचे पुरानी दीवारों के हिस्से, क्योंकि वो पूरा एक अहमदनगर का किला था तो कुछ हिस्सा जो उसका वो टूट गया था, तो पुरानी दीवारों के हिस्से, गुंबद होते बेटे जो ऊपर गोलाई लिए हुए होते हैं उसको बोलते हैं, और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। जेल के अधिकारियों ने आगे बढ़ने की अनुमति नहीं देते थे, यानी कि और अधिक आगे जाकर खुदाई करने के लिए उन्हें अनुमति नहीं देते थे। तो जहाँ तक उन्होंने मतलब ज़मीन के उनको मतलब परमिशन थी, उनको इजाज़त थी, वहाँ तक उन्होंने हिस्से में उन्होंने खुदाई की और वहाँ पर अधिक जो भी उन्हें अवशेष वगैरह मिले उसी के साथ उन्होंने अपने इतिहास की रचना शुरू कर दी। अब उन्होंने क्या किया कि बागवानी की अनुमति तो उन्हें नहीं मिली थी, इसलिए उन्होंने जो है अपने हाथ से जो भी मतलब सिंचाई करने के लिए, ज़मीन खोदने के लिए जो कुदाल वगैरह होती है उसे छोड़ दिया और अपने हाथों में कलम उठा लिया। कलम जानते बेटा हर चीज़ों से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और ज़्यादा सशक्त होती है। उन्होंने देश के आज़ाद होने तक लिखते रहने का निश्चय किया और इसके लिए कर्म का अनुभव जरूरी था कि बिना आप अनुभव के किसी भी रचना नहीं लिख कर सकते हैं। और वे पैगंबर बनकर भविष्य के बारे में लिखने में असमर्थ हैं, क्योंकि वो इतने बड़े वो नहीं थे कि पहले ही ज्ञाता बन जाए और जो भविष्य में होने वाले उसके बारे में लिख दें। तो जो भी कुछ उन्होंने अतीत में उनके साथ घटित हुआ था, जो भी पुराने समय में उनके साथ बीता था, भूतकाल में जो बीता था, उसी के बारे में उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। अतीत के बारे में वे किसी इतिहासकार विद्वान की बातें लिखने में सक्षम नहीं थे, क्योंकि लिखने के लिए भी बहुत अधिक आपको ज्ञान की आवश्यकता होती है। वे केवल वर्तमान विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके ही उसके बारे में लिख सकते थे। और जिस प्रकार से मनुष्य के मस्तिष्क पर सभ्यता और संस्कृति की जो छाप रहती है
उसका दबाव उसे अच्छे और बुरे दोनों रूपों में प्रभावित करते हैं। यानी कि जो भी हमारे साथ हमारे दिमाग में हम जिस भी सभ्यता से जुड़े होते हैं, जिस भी संस्कृति से जुड़े हुए होते हैं, उसका अच्छा या बुरा प्रभाव दोनों रूपों में हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है। और जो लोग अपनी प्राचीन सभ्यता से जुड़े हैं, जब उनकी सभ्यता विकृत होती है तो वह बहुत ही जल्दी विचलित हो सकते हैं। कि हमारी पुराने रीति रिवाज जो होती हैं, अगर उनमें किसी भी प्रकार का बदलाव आता है, परिवर्तन आता है, तो ऐसे लोग जो सभ्यता से बहुत अधिक जुड़े हुए होते हैं वो बहुत अधिक जल्दी विचलित हो जाते हैं। अब उन्होंने इसमें विरासत की बात की। क्या है ये विरासत? नेहरू जी सोचा करते थे कि आखिर उनकी विरासत क्या है, वे किन बातों के उत्तराधिकारी हैं। विरासत मतलब जो हमें अपने पूर्वजों से धरोहर के रूप में मिलती है। मानवता ने जिसे हजारों साल में हासिल किया, उसकी विजय का उल्लास, और जो भी उन्हें नहीं हासिल हुआ उसकी पराजय की दुखद यंत्रणा, मानव के हैरत अंगेज यानी कि ऐसे कारनामे, साहसिक कार्य जो कि आकर्षित करते हैं, वे सबके सब हम उनके वारिस हैं। ये सब हमें विरासत में मिले हुए हैं। इसके साथ ही उन सभी की जिनमें पूरी मानवता की साझेदारी, जिन्होंने इस संस्कृति को बचाए रखने के लिए अपना जीवन जो है वो बलिदान कर दिया। और भारतीयों की विरासत में तो एक खास बात और भी है बेटा, जो हमारे रक्त होता है, मांस होता है और जो अस्थियां होती हैं, उसके अंदर तक हमारी जो विरासत है, हमारी जो धरोहर है, हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, वो पूरी तरह से समाई हुई। आज भी हम अपनी सभ्यता और संस्कृति से पूरी तरह जुड़े हुए हैं, जिससे हमारा वर्तमान रूप बन रहा है। ठीक है। इसी विशिष्ट विरासत का विचार जो लंबे समय उनके विचार में घर किए हुए था, वो उसी के वो लिखना चाहते थे। विषय बहुत कठिन था, बहुत जटिल भी था, और उन्हें भय लगता था कि कहीं वे इसकी सतह की स्पर्श कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मतलब वो उस तक पहुंच पाएंगे जो वह लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। क्या वे इतने सक्षम हो पाएंगे पूरी निष्ठा के साथ, पूरी सच्चाई के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ वह लोगों तक उस धरोहर को, उस संस्कृति को पहुंचाने का कार्य कर पाएंगे या नहीं। अब बेटा है पार्ट दूसरा होता है हमारा शुरू, तलाश। ये इसी से ही जुड़ा हुआ है, एक ही पार्ट, मतलब पार्ट के अलग अलग भाग दिए हुए हैं। तो अब पार्ट शुरू होता है हमारा तलाश, क्योंकि इसमें आपकी पूरी भारत की खोज के पूरे चैप्टर नहीं है, पूरी किताब नहीं है, क्योंकि पूरी किताब बहुत बड़ी है, उसमें से कुछ पार्ट ही इसमें संकलित किए गए हैं। तो दूसरे पार्ट का नाम है तलाश। तो तलाश पार्ट में पंडित नेहरू जी ने भारत के बारे में अपने विचार व्यक्त किए कि भारत कैसा था, कैसा है और कैसा हो गया। प्राचीन भारत की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हैं और वह यह समझाने की हमें कोशिश करती है कि क्या वास्तव में भारत ने अपनी शक्ति को खो दी है। जिस तरह से जो भारत अब इतना सक्षम था अपनी सभ्यता को लेकर, अपनी संस्कृति को लेकर, क्या वह वर्चस्व, उसका अस्तित्व क्या कहीं समाप्त हो गया है? तो उसकी तलाश करना चाहती हैं। इस बात पर भी विचार करती हैं कि आधुनिक विश्व में भारत का स्थान क्या है। वे बताते हैं हमें कि भारतीय सभ्यता 5-6 हजारों वर्ष पुरानी है। उसका सांस्कृतिक आधार इतना मजबूत है कि इतने वर्षों में अभी तक भी नहीं हिला। उसका अस्तित्व आज भी बना हुआ है। उन्होंने पुराने स्मारकों को देखा। स्मारक मतलब जो भी धरोहर होती हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, इमारतें होती हैं, और जो भी चीज़ें हम उनके धरोहर के रूप में हमें मिलती हैं। और हजारों वर्ष पुराने पर्वों को देखा। पर्व मतलब जो उत्सव, त्यौहार, रीति रिवाज, जो भी हम अपना समारोह मनाते हैं, जो भारत की महानता का प्रतीक है। ये सारे जितने भी रीति रिवाज है, हमारा खान पान है, हमारा रहन सहन है, हमारे जीवन जीने की जो शैली है, उत्सव त्यौहार मनाने के जो हमारे ढंग हैं, ठीक है, ये सब जो है वो भारत को एक महानता का प्रतीक बताती है। लेकिन जो भारत है वो तकनीकी विकास में अन्य देशों से पीछे है। अभी भी यहाँ पर मतलब जिस समय लिखा गया था उस समय भारत में इतनी तकनीकी का आविष्कार नहीं हुआ था। अब तो बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन उस समय तक नहीं हुआ था। भारत में आबादी और गरीबी बढ़ रहे थे, क्योंकि भारत की आबादी बढ़ रही थी, तो उस हिसाब से जो रोजगार है, व्यवसाय है, उसमें वृद्धि नहीं हो पा रही थी। वे भारत की चर्चा करते समय लोगों को बताते थे कि इसका नाम भरत के नाम पर आधारित है। तो आप भी जानते हैं ना बेटा, भरत जो था वह एक शकुंतला का बेटा था, और उसी के आधार पर हमारे भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। इसका नाम भरत के नाम पर आधारित है। वे लोगों से पूछते थे कि उनके लिए भारत माता की जय का क्या आशय। हमेशा हम बोलते हैं ना भारत माता की जय, लेकिन भारत माता की जय जब हम बोलते हैं इसका मतलब क्या होता है, हम क्यों जय बोलते हैं उन्हें भारत के पहाड़, खेत, जंगल, नदियाँ और यहाँ के रहने वाले जो लोग थे, रीति रिवाज थे, जो भी चीज़ें यहाँ पर थी, जो विविधता
दिखाती थी और विविधता में भी एकता का जो स्वरूप प्रकट करती थी, उन सब से उन्हें बहुत अधिक प्रेम था। तो इस चैप्टर का जो सारांश है वो बस इतना ही है। अब इसी का तीसरा पार्ट आता है, अब सिंधु घाटी सभ्यता। तीसरा पार्ट विश्व जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। तो आप तो जानते ही हैं, सिविलाइजेशन के बारे में जो है वो इंडस सिविलाइजेशन के विषय में इसमें बात की है उन्होंने। विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता है। कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता, जो मुख्य रूप से दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में, जो आज तक उत्तर पूर्व अफगानिस्तान और पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में फैली हुई है। प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यता के साथ यह प्राचीन दुनिया की सभ्यताओं के तीन शुरुआत की जो सभ्यता में तीन लगातार जो कालक्रम आए थे उनमें से एक थी, और इन तीनों में से सबसे व्यापक तथा सबसे चर्चित भी रही। समझ में आया बेटा? तो आप जानते हैं कि इंडस सिविलाइजेशन जो है वो बहुत समृद्ध थी, अपने आप में पूरी तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण भी थी। सामाजिक पत्रिका नेचर में प्रकाशित शोध के अनुसार इस सभ्यता कम से कम 8000 वर्ष पुरानी है। और सिंधु घाटी सभ्यता 3300 ईसा पूर्व से 1777, ध्यान देना बेटा, 3300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक परिपक्व काल में 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व तक मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता एक बहुत ही मतलब जो ऐसी सभ्यता थी जो विकसित मानी जाती थी, और जो है ये भारत के अतीत को जानने का एक सबसे अच्छा जरिया भी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो अवशेष सिंध में मोहनजोदड़ो और पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा में मिले हैं, वहाँ पर इनके अवशेष मिले जहाँ से हमें इनके बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। यह विश्वास किया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता गंगा की घाटी तक फैली थी, इसलिए केवल सिंधु घाटी सभ्यता भर नहीं, उससे बहुत अधिक थी। और इस अध्याय में यह भी बताया गया कि कैसे आर्यों का आना मुमकिन हुआ। जो आर्य थे, किस प्रकार से इस भारत में उनका आगमन हुआ और उनके यहाँ आने का कारण क्या था। ऐसा भी माना जाता है कि आर्यों का प्रवेश सिंधु घाटी युग के लगभग 1000 वर्ष बाद हुआ। और इस अध्याय में प्राचीनतम अभिलेख, धर्म ग्रंथ और पुराणों के साथ साथ वेदों के बारे में भी संक्षिप्त वर्णन किया गया है। उपनिषद, व्यक्तिवाद के दर्शन के लाभ और हानियाँ, भौतिकवाद, महाकाव्य, इतिहास, परंपरा, महाभारत, भगवद गीता और भगवान बुद्ध जैसे जो है महान जो हमारे समाज सुधारक हुए और जो धर्म हमारे विकसित हुए, उनके विषय में भी इसमें विस्तार से उल्लेख किया गया है। छात्रों, आई थॉट कि आप लोगों के पास ये भारत की खोज जो है वो पुस्तक होगी। आप इन तीनों पाठों को, तीनों जो चैप्टर्स हैं, इन्हें विस्तृत रूप में पढ़ लीजिएगा। और इस पाठ को अगर समझने में आपको कुछ मुश्किल आती है तो आप पूछ सकते हैं। पहले इस चैप्टर को ध्यान से सुनिएगा। इस चैप्टर की मैंने सिर्फ आपको समरी बताई है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़े हैं और एक ही चैप्टर को पूरा करने में कम से कम हमें 3 हफ्ते का टाइम लगता है, और इतना समय अभी हमारे पास नहीं है। तो इसलिए मैंने अभी इसके बारे में समरी बताई है। इन तीनों चैप्टरों से रिलेटेड जो प्रश्न होंगे वो मैं अगले आपके उसमें सेंड करूँगी। तब तक आप अगर बुक्स हैं तो आप बुक से इन तीनों पाठों को पढ़ लीजिएगा, और अगर नहीं है तो आप नेट पर जाकर भारत की खोज नामक पुस्तक को मतलब उसका लोड कीजिएगा, और उसमें आपको इसके जो विस्तृत चैप्टर्स हैं उसकी जो परिचय है वो पूरा आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है बेटा? ओके, धन्यवाद।